नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 49वां सत्र है जो कि अप्रैल 27, 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप कृपया हमें सबसे पहले कार्ला की स्थिति के बारे में बता सकते हैं? तो राह कहते हैं, यह वैसा ही है जैसा कि हमने पहले बताया था। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, धन्यवाद। मेरे पास पहले जिम का एक सवाल है। वे कहते हैं, पिछले 9 सालों से मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ उसके ठीक पहले पूर्व चेतना की स्थिति में मुझे मेरे माथे में दिमाग के अगले हिस्से यानी कि फ्रंटल लोब में कुछ अनुभव होता है। यह अनुभव आनंद और दबाव का एक मिश्रण है जो माथे से शुरू होता है और पूरे दिमाग में पल्स के द्वारा फैल जाता है, और मेरे दिमाग में मुझे एक ऑर्गेज़म की तरह महसूस होता है। मेरे पास इस तरह के अब तक लगभग 200 अनुभव हैं और अक्सर वे सपनों और आवाज़ों के साथ होते हैं जो शायद ही कभी मेरे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। मेरे माथे पर होने वाले इन अनुभवों का क्या स्रोत है? तो दोस्तों, इस सवाल में जिम के साथ 9 सालों से वो बोल रहे हैं कि पूर्व चेतना की स्थिति में, मतलब जैसे ही वो उठते हैं तो उठने के बाद की जो स्थिति होती है, तो कहते हैं उनके माथे के फ्रंटल लोब यानी जो हमारा माथा होता है ना, माथे से हल्का सा अगर ऊपर की तरफ देखेंगे जहाँ से बाल शुरू होते हैं, तो वहाँ से फ्रंटल लोब हमारा शुरू होता है। तो उसमें वो कहते हैं उनको एक अलग तरह का अनुभव आनंद वाला होता है और एक दबाव भी महसूस होता है जो एक बड़ा मिला जुला सा है और पूरे दिमाग में एक पल्स की द्वारा फैल जाता है। तो पल्स दोस्तों कुछ इस तरीके की होती है, जैसे मान लीजिए ठहरा हुआ पानी है एक बाल्टी के अंदर, आपने ऊपर से उसके अंदर एक कंकड़ डाल दिया, तो होता क्या, जैसे ही आप उसके अंदर कंकड़ डालेंगे ना, वो तरंगों की तरह ही ना चारों तरफ फैलना शुरू कर जाएगा, है ना। तरंगे तो ऐसी चलती है ना। तो वो कह रहे कि बिल्कुल एक पल्स की तरह वो मेरे दिमाग के अंदर ना फैलना शुरू हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि और ये मुझे एक ऑर्गेज़म की तरह महसूस होता है। तो ऑर्गेज़म वो स्थिति होती है दोस्तों जब प्रेम क्रिया में, जब आप बिल्कुल अपने एंड पर होते हो और क्लाइमेक्स पे होते हो, उसको कहा जाता है। तो उसमें फिर वो आगे कहते हैं कि ये उनके पास ऐसे लगभग 200 अनुभव हैं और अक्सर वे सपनों और आवाज़ों के साथ होते हैं जो शायद ही उनके लिए कुछ मायने रखते हैं। तो कहते हैं, आप क्या ये मेरे माथे में होने वाले अनुभवों का स्रोत बता सकते हो? मतलब ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इसके बारे में बता सकते हो? तो रा कहते हैं, हमने जिम को स्कैन किया है और पाया है कि उनके दिमाग के उस विशेष भाग में उसके शारीरिक स्वभाव से संबंधित कुछ सटीक जानकारियां पहले से ही मौजूद हैं। जिस अनुभव का आपने वर्णन किया है और जिम ने अनुभव किया है, वो उस तरह के शुद्ध होने की प्रक्रिया है जिसका अनुभव ध्यान के प्रयासों द्वारा प्रवेश द्वार या इंडिगो किरण के खुलने से होता है। इस प्रकार मन परिसर एक पवित्र या बैंगनी किरण का अनुभव करता है। इस तरह के अनुभव उसकी शुरुआत है जिसमें शरीर, मन और आत्मा प्रवेश द्वार या इंडिगो स्तर में एक हो जाते हैं, जिससे न केवल आनंद का अनुभव प्राप्त होता है बल्कि इसके साथ चलने वाली अनंत बुद्धिमानिता की समझ भी प्राप्त होती है। इस प्रकार शरीर का ऑर्गेज़म और मन के ऑर्गेज़म मिलकर एक हो जाते हैं, जो आगे आध्यात्मिक एकता के लिए उचित प्रवेश द्वार तैयार करता है, और इसका उपयोग एक रॉकेट की तरह होता है जिससे एक अनंत रचयिता के सारे अनुभव की पवित्रता हम महसूस करते हैं। इस प्रकार ऐसा काफ़ी कुछ है जिसकी आशा आगे जिम कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने जिम को स्कैन किया और हमने पाया कि जो उनके शारीरिक जो उनकी चीज़ें चल रही हैं ना, उससे संबंधित कुछ सटीक जानकारियाँ उनके दिमाग के अंदर पहले से ही मौजूद है। यानी कि उनके शरीर के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में ऑलरेडी है। तो वो कहते हैं, और जिन अनुभवों का आपने अभी बताया ना जिनके बारे में, उन्होंने कहा ये एक शुद्ध होने की प्रक्रिया होती है। यानी कि अब आप शुद्ध हो रहे हो, और ये तब होता है जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा कुंडलिनी जागृत होना। तो जब भी आपका पीनियल ग्लैंड खुलना शुरू होगा ना, तो आपको इस तरीके का एक आनंद का अनुभव होना शुरू होगा। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये द्वार आपका खुल गया है। और जब ये खुलता है तो उन्होंने कहा कि जो मन है और मन परिसर, यानी आपके जो, जिसे हम बोलते हैं ना चेतना का जो दिमाग है, या कह लो आपकी सोच है, कह रहे उसका एक परिसर ओपन होता है और वो पवित्र होता चला जाता है और बैंगनी किरण का अनुभव करता है। यानी वही इंडिगो रे, क्योंकि आपके पीनियल ग्लैंड से तो इंडिगो रे ही एंटर होती है ना। तो वो कहते हैं कि उसकी शुरुआत में उन्होंने कहा शरीर, मन और आत्मा प्रवेश द्वार में इंडिगो स्तर में एक हो जाते हैं। तो यानी कि जो शारीरिक आपकी जितनी भी वो अनुभव होते हैं, जिसे ऑर्गेज़म कहा जाता है, उसी तरीके से आपके मन के अंदर भी वो ऑर्गेज़म होता है। आपको याद होगा एक सत्र में रा ने कहा था कि ये जो ऑर्गेज़म होता है ना, इसी तरीके का अनुभव रचयिता के दिमाग में इस पूरी फील्ड के अंदर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और ये ही है वो जिसकी वजह से रचयिता हमेशा एक आनंद का अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। और आपने कई लोगों से सुना होगा जिन लोगों की कुंडलिनी जागृत हुई होती है, आप उनसे हमेशा एक ही चीज़ सुनोगे कि वो बड़े आनंद की फीलिंग में है, बड़ी आनंद की ही फीलिंग है, और वो उसी के अंदर ही रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको कंटिन्यूअसली ये जो है ना, ये दोनों चीज़ों का एहसास हो रहा होता है, जैसे शारीरिक ऑर्गेज़म और दिमाग के अंदर दोनों ही चीज़ें चल रही हों। और रा ने यहाँ पर कहा ही है, जैसे ही ये होता है ना, तो अनंत बुद्धिमानिता, यानी रचयिता की बुद्धिमानिता के अंदर क्या चल रहा है ना, इन तरंगों के अंदर क्या क्या जानकारियाँ हैं, उसका भी द्वार खुल जाता है। और उन्होंने कहा कि ये उचित प्रवेश द्वार तैयार करता है और इसका उपयोग एक रॉकेट की तरह होता है, जिससे अनंत रचयिता के सारे अनुभवों की पवित्रता हम महसूस कर सकते हैं। तो यानी कि उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल एक रॉकेट की तरह फिर दरवाज़ा खुलता है, और जैसे ही आप उसके अंदर एंटर करते हो, तो आप क्रिएटर के पवित्र होने का, कि वो रचयिता कितने पवित्र हैं और कितने आनंदमय हैं, और क्यों आपको वो आनंद महसूस होता है उनसे, जब आप उनसे मिलन होता है बेसिकली आपका। कई लोग कहते हैं ना मुझे रचयिता के साथ मिलना है, ये वो आनंद का अनुभव होता है। और जब ये किसी को हो जाता है और दोबारा ना होना, तो बेचारा परेशान हो जाता है। वो कहता है मुझे वो ही आनंद चाहिए, मुझे वो ही अनुभव चाहिए, क्योंकि ये ऐसा अनुभव होता है ना, जिसके साथ हो जाए ना, वो हमेशा आपको उसके चेहरे पे स्माइल दिखेगी, वो हमेशा खुश खुश, अंदर से एकदम से खुश, वो जिससे मिलेगा खुश ही खुश, प्रेम ही प्रेम, इतना प्रेम उड़ेल देगा सामने वाले के ऊपर कि उससे बेचारे से हजम भी ना हो। ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन फिर तभी उसकी वजह से अनंत रचयिता की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, इसका द्वार खुलता है और इसके अंदर जाकर उसको फिर अपना संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ वो पूरा का पूरा ही झुक जाएगा इस प्रेम के अंदर। तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है। और इसमें भी उन्होंने देखो जिम के लिए सजेशन दिया है कि हम जिम के लिए कहेंगे कि वो आगे काफ़ी कुछ आशा कर सकते हैं, यानी उनको काफ़ी तरीके के अनुभव हो सकते हैं अब, यानी उनके अंदर अब रचयिता की जानकारियाँ आना शुरू हो जाएंगी। और ये ही वो तरीका होता है दोस्तों जिसके थ्रू चैनलिंग भी होती है। ये जितनी चैनलिंग होती है ना, ये जितनी भी ये लॉ ऑफ वन भी हुई है, और आज भी प्रिंसिपल्स ऑफ को जो चल रही है, जो क्या कहते हैं जिम खुद चैनल करते हैं, वो इसी कारण से कर पाते हैं क्योंकि उनका ये वाला इंडिगो रे खुल चुका है, इसलिए वो चैनल कर पाते हैं इन सारी जानकारियों को। तो खैर अगला सवाल डॉन जिम से करते हैं, क्या आप इस सवाल में कुछ और जोड़ना चाहेंगे? तो जिम कहते हैं ठीक है। तो रा से वो कहते हैं, मैं पिछले सत्र में सोच रहा था कि आपने बाएं और दाएं कान में आने वाली ध्वनि के बारे में बताया था, तो क्या बायां और दायां दिमाग किसी प्रकार से खुद की सेवा और दूसरों की सेवा वाले झुकाव से संबंधित है? क्या आप इस पर टिप्पणी दे सकते हैं? तो रा कहते हैं हम इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। तो यानी कि उन्होंने कहा ये जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है और ये जो हमारा राइट ब्रेन होता है, क्या इससे झुकाव पता चलते हैं? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन तो एनालिटिकल थिंकिंग करेगा, यानी कि तर्क कुतर्क वितर्क ये सारी चीज़ें करेगा। तर्क भी यही करता है। जितनी भी हम ये साइंटिफिकल नॉलेज जो ले रहे होते हैं या चीज़ें देख रहे होते हैं, सही गलत उल्टा सीधा, और चीज़ों को जज कर रहे होते हैं ना, ये इस लेफ्ट ब्रेन से ही कर रहे होते हैं हम लोग। मतलब जितनी भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ हो रही होती हैं ना, सही गलत और ये वो, जैसे आपको याद होगा आने कहा था कि वास्तविकता में कुछ भी सही और गलत नहीं है।
उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को तुमने सिंक कर दिया तो तुम्हें पता चलेगा सही गलत कुछ नहीं है, सारी चीज़ें अनुभवी हैं बस। तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि जो लेफ्ट वाला है क्या खुद की सेवा का है, और ये जो राइट वाला है क्योंकि ये क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव यानी कि आपकी जितनी भी इंटेलिजेंस होगी, जितने आइडियाज़ आएंगे आपको, वो सारे इसी के अंदर ही आएंगे। और दोस्तों कहा भी जाता है कि जो 3 तरीके की सोच होती है, एक होती है कि आप दूसरों के बारे में, लोगों के बारे में, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया है, आप दूसरों को जजमेंट वगैरह करते रहोगे ना, इसको कहा जाता है लेवल 3 की सोच, सबसे नीचे की सोच, ठीक है, सबसे निम्न सोच बोला जाता है, जो कि लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल थिंकिंग से चलती है। फिर इसके बाद एक सेंटर में एक और आती है, हल्का सा, मतलब ये भी आप बिल्कुल सेंटर में नहीं कह सकते, हल्का सा लेफ्ट ब्रेन में ही होती है ये। इसमें होता है कि आप घटनाओं के बारे में बात करते हो, यानी कि अरे उधर वहाँ ऐसा हो गया, फलाने के घर ऐसा हो गया, इधर ये हो गया, उस देश में ऐसा हो गया, उस राज्य में ऐसा हो गया, इसमें ऐसा हो गया, इसके साथ वैसा हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं लेवल 2 पे। फिर इसके बाद जो लेवल 3 होता है, यानी कि जो आपके राइट ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है, उसे कहते हैं क्रिएटिव ब्रेन में होने वाली क्षमता और उसके द्वारा कार्य, या कह लो उसके द्वारा की गई सोच, और उससे मैनिफेस्ट भी बहुत तेज़ी से होती हैं चीज़ें। अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से कर सकता है अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की। और आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे, शायद आप में से कई लोगों के साथ, जब से आपने लॉ ऑफ वन भी पढ़नी शुरू की है तो थोड़ा सा दिमाग खुलना शुरू हुआ होगा, और आप मेडिटेट भी कर रहे हो तो दिमाग और ज़्यादा खुलता है। तो ये क्रिएटिव ब्रेन ही होता है जिसके अंदर आप जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे होते हो, क्योंकि यही है सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहता है यूनिवर्सल फील्ड्स के साथ, इन्हीं चारों प्राइमल फोर्सेस के साथ, या कह लो रचयिता के साथ, इसी के अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल के ला रहे होते हो। तो ये जो आखिरी वाली होती है ना, इसके अंदर होते हैं आइडियाज़ और क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है ना, कि कितने रचनात्मक तरीके से आप सोच सकते हो, एक ही प्रॉब्लम के आप मल्टीपल सोल्यूशन सोच सकते हो, ये सारी चीज़ें राइट ब्रेन में होती हैं। तो खैर राय यहाँ पर ये कहते हैं हम इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। तो फिर आगे डॉन कहते हैं ठीक है, कृपया क्या आप आगे बढ़ेंगे और इस पर टिप्पणी करेंगे। तो रा कहते हैं आपके भौतिक दिमाग के हिस्से या भाग का उपयोग कमज़ोर विद्युत ऊर्जा की तरह होता है। यदि झुकाव ध्रुवीकरण पर विचार किया जाता है तो एक इकाई ऐसा भी हो सकता है जो सहज रूप से इंट्यूशन से और जिज्ञासा इम्पल्सिस से निर्णय लेता है, और उसी के बनस्पत एक इकाई ऐसा भी होता है जो कि तर्क के द्वारा सोच समझकर रैशनल एनालिसिस या निर्णय लेता है। इन हिस्सों या भागों का उपयोग दोनों तरह के झुकाव में, यानी कि खुद की सेवा और दूसरों की सेवा के रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो रा ने बता ही दिया कि आपके दिमाग में ना जो चीज़ें चल रही होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट चल रहे होते हैं। जो भी आप टच कर रहे होते हो, जो भी आप देख रहे होते हो, जो भी आप सूंघ रहे होते हो, जो भी आप खा रहे होते हो, आप जितने भी ये, अब जिसे हम कहते हैं ना हमारी 5 इंद्रियाँ, आप इनका जितनी भी इस्तेमाल कर रहे होते हो ना, ये दिमाग के अंदर वास्तविकता में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। ये जो जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है बनी तो रोशनी की से ही है, रोशनी के छोटे छोटे कणों से जो एक जगह इकट्ठे होकर चीज़ों को बना रहे हैं। लेकिन उनके अंदर भी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है और आपके दिमाग के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है, तो जैसे ही आप किसी इन्फॉर्मेशन को चैनल कर रहे होते हो ना अपने दिमाग के अंदर, तो उसकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल चल रहे होते हैं दिमाग के अंदर, लेकिन वो बड़े ही कमज़ोर विद्युत ऊर्जा वाले होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि 440 वोल्ट का कोई आपको झटका दे देगा, ऐसा नहीं है। तो बड़े ऐसे टिंग पिंग 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 करके होते रहते हैं दिमाग के अंदर, पता भी नहीं चलते हैं। लेकिन कभी कभी आप नोटिस करेंगे, जैसे आप चीज़ों को टच करेंगे तो आपको चटाक करके एकदम से एकदम करंट लगता है। और कभी कभी आप नोटिस भी करेंगे, आप अपने सर को देखेंगे ना, अगर जैसे हम बचपन में करते हो, गुब्बारा लेके सर के ऊपर वो रगड़ा उसको और फिर थोड़ा सा ऊपर किया, दीवार पे लगा दिया, वो चिपक जाता है। या फिर कोई चीज़ ऐसी लेके आ जाओ, वो भी आपने कपड़ों पे मान लो अपने गुब्बारे को वो किया, मतलब उसको रगड़ा और सर के ऊपर ले गए तो बाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ही लाइट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, उसकी वजह से ये उठ के बाल ऊपर चले जाते हैं। और ऐसे हम लोगों ने बचपन में ऑलमोस्ट सभी ने किया होता है, क्योंकि बचपन में हम सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि झुकाव ध्रुवीकरण पर विचार किया जाता है तो वो कहते हैं देखो, अगर आप इससे ध्रुवीकरण की बात कर रहे हो कि मतलब झुकाव की, कि खुद की सेवा या दूसरों की सेवा, तो इसमें 2 तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं। एक तो बड़े आराम से कूलली कामली सहज रूप से अपनी इंट्यूशन, यानी जैसे इंट्यूशन आपको याद होगा ना कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मेरा दिल ये कह रहा है। जो बेसिकली इंट्यूशन वो होती है जब इंसान ये कहता है कि मेरा दिल ये कह रहा है। तो इसमें और जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा अगर हो तो उससे वो निर्णय लेता है।
और इन दोनों केसेस में आपका राइट ब्रेन बहुत अच्छी से एक्टिविटी कर रहा होता है। ठीक है, ये राइट ब्रेन के अंदर ही चल रही होती हैं सारी चीज़ें। लेकिन उसी के कॉन्ट्ररी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना मतलब तर्क वितर्क कुतर्क थोड़ा साइंटिफिकली सोचेंगे, लॉजिक लगाएंगे, रीजनिंग करेंगे। इसलिए बच्चों को बचपन में काफ़ी लॉजिक और रीजनिंग कराई जाती है ताकि उनका लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग ज़्यादा हो। अगर क्रिएटिव ब्रेन की थिंकिंग के बारे में बात किया जाए तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट्स वगैरह करा दी जाती है, मतलब ड्राइंग, पेंटिंग और ये सारी चीज़ें करा दी जाती हैं, म्यूज़िक करा दिया जाता है। और आप देखेंगे आर्ट और म्यूज़िक दो ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर इंसान अपने आप को सबसे बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि वो क्रिएटिवली सोच रहा है। लेकिन जब वो लेफ्ट ब्रेन से सीख रहा होगा या कुछ कर रहा होगा ना, तो ज़्यादातर वो निर्णायक ही रहेगा, रैशनल एनालिसिस में ही लगा रहेगा। वो सही गलत, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दूसरों को जज करने में और इन्हीं कामों में लगा रहेगा वो, क्योंकि वो अपने लेफ्ट ब्रेन की ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, राइट ब्रेन से क्रिएटिवली सोच ही नहीं रहा है वो। ठीक है, तो इसी में उन्होंने ये कहा कि इसी तरीके के हिस्सों के ये जो भाग है ना, इनका दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, खुद की सेवा के लिए भी और दूसरों की सेवा के लिए भी। फिर वो आगे कहते हैं, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो दिमाग जो तर्क के द्वारा सोच समझकर निर्णय लेता है, उसका झुकाव नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हमारी समझ से यदि हम संक्षेप में कहें तो वो काफ़ी ऑर्डर में रहते हैं और नाप तौल करते रहते हैं, इसलिए नेगेटिव होते हैं। हालांकि यही क्षमता जहां एब्स्ट्रैक्ट आइडिया विचारों की संरचना की जाती है और अनुभव किए जाने वाले डेटा का तोल मोल होता है, इसका उपयोग तेज़ी से पॉजिटिव झुकाव के लिए भी किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि जिन इकाइयों में तर्क या नापतोल करने की प्रबल क्षमताएं होती हैं, उन्हें ध्रुवीकरण में कुछ अधिक काम करना होता है। तो देखो उन्होंने यहाँ पर भी कह दिया कि देखो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये जो लोग लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग ज़्यादा करते हैं ना, सही गलत नाप तोल, मेरा फ़ायदा उसका नुकसान, मतलब 24 घंटे इस तरीके की चीज़ों में फंसे रहते हैं ना, उनका झुकाव नेगेटिव हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि 24 घंटे वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ही सोचते रहेंगे, वो क्रिएटिव थिंकिंग में जा ही नहीं सकते। और वो ये इसमें भी वो कह रहे हैं क्योंकि इस दिमाग के अंदर एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर वो इस तरीके से चल रहा होता है कि वो उसमें नाप तोल नाप तोल नाप तोल हमेशा ही चलती रहेगी, सही गलत ये वो, ऐसा इसने ये कर दिया उसने वैसा कर दिया। और आपने लोगों ने देखा भी होगा, कई लोगों को अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी पे जजमेंट पास नहीं कर सकते, आप अपने अनुभव के लिए आप ये कर सकते हैं। आप जब भी किसी से बात करें तो आप उसकी बातों में ये देखें क्या ये इधर उधर लोगों के बारे में बात कर रहा है। यदि वो इधर उधर लोगों के बारे में बात कर रहा है कि ये ऐसा है ये वैसा है और जजमेंटल हुए जा रहा है लोगों को लेके, उनके बारे में जज कर रहा है कि ये गलत है ये सही है, गलत है ये सही है, तो अपने लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग में फंसा हुआ है इस वक्त वो पूरी की पूरी उसकी वो चाह कर भी अभी ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और विचार और इन साइड में आ नहीं पा रहा है, यानी अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका झुकाव नेगेटिव हो सकता है। मतलब उसको हल्का सा लालच मिले या कुछ ऐसी चीज़ हो तो एकदम से झुक जाएगा उस साइड में। लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और विचारों वाले होते हैं ना, ये जो जिस तरीके के डेटा का तोल मोल करते हैं ना, वो अपने अनुभव का तोल मोल करते हैं, खुद के अनुभव का, दूसरे का नहीं, खुद के अनुभव का। और अपने ही मतलब जो चीज़ वो सोच रहे होते हैं, जैसे म्यूज़िक में होता है ना कि एक नोट प्ले किया सा, तो सा के बाद अगर मैं रे दबा दूं तो क्या होगा, अगर मैं मान लो सारे गा सा गा कर दूं तो क्या होगा। तो इस तरीके से वो एनालिटिकल नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन वो क्रिएटिवली सोच रहा है। फिर वो सोचना शुरू करता है मैं सा गा रे कर दूं तो किस तरीके का म्यूज़िक निकलेगा। तो वो इस तरीके का वो कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से उसका झुकाव उस तरीके का पॉजिटिव हो सकता है। वो कह रहे इसका उपयोग तेजी से पॉजिटिव झुकाव के लिए किया जा सकता है। इसलिए मेडिटेशन में राह हमेशा कहते हैं अपने दिमाग के अंदर ना दोनों चीज़ें देखो, सही और गलत जो तुम्हें लग रहा है ना, अगर तुम्हारे दिमाग में अच्छाई दिख रही है तो बुराई भी देखो, तुम्हें अपने दिमाग के अंदर गुस्सा दिख रहा है तो शांति भी देखो, तुम्हें अपने दिमाग के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो मर्डरर है तो उसके विपरीत एक व्यक्ति देखो जो दूसरों की सेवा और प्रेम भाव से रह रहा है। तो आप अपने दिमाग के अंदर ये पाओगे कि दोनों ही चीज़ें आपके दिमाग में मौजूद है और वास्तविकता में दोनों ही अनुभव हैं आपके पास। आप अपनी ज़िंदगी में कौन सा इसमें से इस्तेमाल कर लोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसमें भी वो फिर आगे कहते हैं यह कहा जा सकता है कि जिन इकाइयों में तर्क या नापतोल करने की प्रबल क्षमताएं होती है ना, उन्हें ध्रुवीकरण में कुछ अधिक काम करना होता है। तो देख लो उन्होंने बोल ही दिया कि भाई वो अपनी पोलैरिटी को इस इधर एक दिशा में झुका नहीं सकते। और जबकि रा ने कहा है और इस किताब के अंदर भी बताया रा ने कि इस धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं ना, उन्हें अपना ध्रुवीकरण करके कोई एक साइड लेनी है, या तो पॉजिटिव में झुक जाए वो और पूरी तरीके से पॉजिटिव में झुके,
या नेगेटिव में झुक जाए और पूरी तरीके से ही झुके, वहाँ की ग्रेड में उसे 95% करना ही पड़ेगा, क्रूर होना ही पड़ेगा उसको। केवल 5% लोगों के लिए काम कर सकता है, सबके लिए नहीं दे पाएगा अपनी वो सेवाएं। लेकिन लेफ्ट वाले को सबको बराबर ट्रीट करना है, जो अपना ये पॉजिटिव वाला है, सबको बराबर ट्रीट करके चलना है उसने। और रा ने बोला है दोनों ही रास्ते कठिन है, ऐसा नहीं है कि दोनों रास्ते आसान है। आप लेफ्ट वाले रास्ते पे काम करोगे आपको तब भी दुनिया की सुनने को मिलेगी, आप राइट वाले के अंदर काम करोगे यानी खुद की सेवा वाले में, तब भी आपको दूसरों की सुननी पड़ेगी। लेकिन आप अपने रास्ते पर अडिग हो या नहीं हो और आपका झुकाव कितना है, ये उससे होता है निर्धारित सारा। अगर आप हल्के से भी तिल मिलाए और विचलित हुए तो आप एकदम से बीच में कन्फ्यूजन वाली स्टेट में आ जाओगे और फिर आपकी ग्रेड बनते 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 भी रुक जाएगी और आप कन्फ्यूजन वाली स्टेट में चले जाओगे। तो इस चीज़ का हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर खुद काम करना होता है, खुद ध्यान देना चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं, इस सहज ज्ञान यानी इंट्यूशन का इस्तेमाल बुद्धि को जानकारी देने का होता है। आपकी माया में सहज ज्ञान काफ़ी अनियंत्रित, बेलगाम, अनब्रिडल्ड होता है और सहज ज्ञान से उत्पन्न दृष्टिकोण की अनियमितता वैगरीज के कारण एक इकाई का अधिक से अधिक ध्रुवीकरण नहीं हो पाता है, यानी कि ये इकाई के झुकाव को बनने से रोकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दो प्रकार के दिमाग की संरचना को संतुलित करने की आवश्यकता है ताकि अनुभवों के माध्यम द्वारा असल जोड़ यानी नेट सम से झुकाव बने और रोशनी यानी इल्यूमिनेशन प्राप्त हो। क्योंकि सहज ज्ञान के महत्व को जाने बगैर केवल तर्क द्वारा इसका रचनात्मक पहलू जो कि रोशनी प्राप्त करने में सहायता करता है, इसके कारण दब सकता है। तो उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो तुम्हारी इंट्यूशन है ना, यहाँ पर जो तुम इस्तेमाल करते हो ना, वो क्योंकि तुम्हारा इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो तुम इसे बेलगाम तरीके से इस्तेमाल करते हो। तुम्हें लगेगा मेरा दिल तो ये कह रहा है, लेकिन फिर जब वो चीज़ होती नहीं है तुम कह रहे हो लगता है मेरा दिल तो गलत मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वो इसीलिए क्योंकि आप अभी वो अनियंत्रित है और ये मेडिटेशन से ही इस पर नियंत्रण लाया जा सकता है। जब आप दोनों ही साइडें देखने लग जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है। और हमेशा अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि भाई ये मेरे दिमाग से निकली है बात या ये मेरे दिल में चल रही है। और जब आप ऐसे करने लग जाओगे ना तो आपका धीरे धीरे झुकाव बनना शुरू होगा। और उन्होंने कहा है, इस सहज ज्ञान से जो उत्पन्न दृष्टिकोण यानी जो नज़रिया पैदा होता है ना, एक इंसान का जो एक नज़रिया बनता है उसके अंदर अनियमितता होती है। यानी उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते एक सेट पैटर्न हो, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, क्योंकि लगाम नहीं लगा रखी है आपने इस पर, इसे कंट्रोल नहीं कर रखा है। और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अधिक ध्रुवीकरण नहीं हो पाता है, ना तो मतलब खुद की सेवा ना दूसरों की सेवा, उसका हो ही नहीं पाता है। तो इसमें वो कहते हैं कि ये जो है ना, उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि यानी कि ये इकाई के झुकाव को बनने से रोकती है, मतलब आपका झुकाव ही नहीं बनने देगी है। इसलिए कहा जाता है कि चाहे आप लॉ ऑफ वन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेडिटेट भी साथ में करते रहेंगे ना तो आपका झुकाव बहुत प्यार से, बड़े आराम से आपका दूसरों की सेवा वाला हो जाएगा। और आप उस मेडिटेशन के अंदर क्रिएटर से मांगोगे ना कि मुझे भी दूसरों की सेवा करने के मौके चाहिए, तो क्योंकि अगर वो आपने माध्यम लगाए होंगे ना अपनी ज़िंदगी में, आप अचानक से देखोगे खटाखट खटाखट वो माध्यम आपके लगने शुरू हो जाएंगे। वो इसलिए लगने शुरू हो जाएंगे, लोग आने लग जाएंगे आपके पास इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना होता है कि मैं बहाव में ना बहूँ। ये ज़रूरी नहीं है आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहो, 49% आपका है, इस चीज़ को याद रखना। दूसरों की सेवा करनी है लेकिन बहना नहीं है उसके अंदर। 51% कर सकते हो, 49% आपका भी है। तो इसका आपको एक संतुलन बनाना होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कहीं दूसरों की सेवा के चक्कर में इतना आगे ना निकल जाऊं, कल को आपको ही सुनने को मिल जाए। तो अगर आपको सुनने को भी मिल रही है तब भी झुकाव वैसा ही बनाना है, वरना आप विचलित हो जाओगे, हल्के से झटके पड़ेंगे, विचलित हो जाओगे फिर आप। तो इसमें कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपको एक नेट सम बनाना होता है, एक झुकाव बनाना होता है, जिसकी वजह से आपको क्रिएटर की रोशनी जो इल्यूमिनेशन या कह लो इसकी प्राप्ति होती है, उज्ज्वलता आ जाती है दिमाग के अंदर। तो वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा है सहज ज्ञान के महत्व को जाने बगैर अगर आप केवल तर्क का इस्तेमाल करते रहोगे ना, लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग करते रहोगे, तो आप इसका रचनात्मक पहलू नहीं समझ पाओगे कि यार क्रिएटिव तरीके से कैसे सोचा जाता है। क्योंकि लोग प्रॉब्लम अगर आपके पास लेके आएंगे, अगर आप उन्हें सोल्यूशन दे रहे हो तो आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा ना। हर किसी की प्रॉब्लम अलग है, आप कैसे दोगे अपनी सेवा? हर किसी के दुख अलग है, हर किसी के दर्द अलग है। तो अगर आप सेवा देने चाहोगे और अपने लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग का इस्तेमाल किया तो आप उसे गलत भी दे सकते हो। इसलिए आपको क्रिएटिव होना पड़ता है। हर तरीके का व्यक्ति अलग होता है, तो उसके लिए उसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी अलग होंगे या उसकी सेवा के तरीके भी अलग होंगे।
एक तरीके की सेवा सब पर नहीं लागू हो सकती। तो वो इसी में आगे कहते हैं कि इसी के कारण ये जो आपका रचनात्मक पहलू है ना, ये दब सकता है, जो कि रोशनी प्राप्त करने में सहायता करता है। तो इससे थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको, और ये मेडिटेशन से हो जाता है। फिर वो आगे कहते हैं दाएं और बाएं और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक समानता है। आपके शरीर को घेरने वाली ऊर्जा के जाल में कुछ जटिल ध्रुवीकरण होते हैं। सिर और ऊपरी कंधे के बाएं हिस्से को आमतौर पर एक नेगेटिव झुकाव के रूप में देखा जा सकता है, जबकि दायां पॉजिटिव झुकाव का होता है। यदि हम चुंबकीय रूप से कहें तो यही उन ध्वनि का कारण है जिसका मतलब आपने पूछा था। तो उन्होंने कह दिया, देखो ये जो दाएं और बाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव के जो बीच में है ना एक समानता है, इनके बीच में कॉमनैलिटी है। इनके बीच में है तुम्हारा सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो तुम्हारा सर, ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, ये इनके बीच में। तो उन्होंने कहा है इसके ना बीच में कुछ जटिल ध्रुवीकरण होते हैं। ध्रुवीकरण मतलब झुकाव होते हैं, या तो इधर या उधर के, जो कि ऊर्जा के कारण होते हैं। आपको याद होगा हमने कहा था कि माथे के अराउंड आपके जैसे चादर नहीं बांध देते हैं या कपड़ा बांध देते हैं, इस तरीके की चुंबकीय वो होती है, एक क्षेत्र होता है जो बना होता है सबके दिमाग के आसपास। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने कंधे के हिसाब से देखोगे ना, क्योंकि सर तो रह गया बीच में, अब दायां कंधा हो गया और बायां कंधा हो गया, तो कह रहे हैं कि इसके हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो लेफ्ट वाला जो कंधा है आपका, जो बायां कंधा है, वहाँ पर आपका नेगेटिव झुकाव है, और जो राइट वाला कंधा है वहाँ पे आपका पॉजिटिव झुकाव है। और अगर आप इसे मैग्नेट की तरह देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेफ़्ट साइड की जो आप चीज़ें सुन रहे होते हो ना, अपने लेफ़्ट दिमाग की जो सुन रहे होते हो, वो ये नेगेटिव साइड में आपका झुकाव कर सकती हैं। और इसी लेफ़्ट ब्रेन की थिंकिंग का इस्तेमाल करके ओरायन साइकिक अटैक्स भी करता है लोगों के ऊपर। पर लोगों को पता नहीं चल पाता। लोगों को लगता है मैं तो तर्क वितर्क कर रहा हूँ, मैं तो तर्क लगा रहा हूँ। तर्क तो तुम लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तर्क आप जितना मर्जी चाहो लगा लो, लेकिन तर्क का इस्तेमाल तो ओरायन करता है, क्योंकि यही तो उसकी पावर है। उसकी तो पावर ही तर्क वितर्क कुतर्क है। पूरे ब्रह्मांड में इनको तर्क वितर्क और कुतर्क करने वाला बोला जाता है। इसीलिए आप अभी आगे देखेंगे, शायद पिछले सत्र में बोला है या आगे बोल देंगे, इसी कारण से उनके पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारी चीज़ें हैं ना, वो पौराणिक है उनकी। और रा के पास जितने भी हैं वो सुपर एडवांस्ड है उनकी, क्योंकि वो क्रिएटिवली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका जितना बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सके वो करते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सभ्यताएं हमसे मिलियन मिलियन लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल आगे हैं। वो इसलिए आगे हैं क्योंकि वो दूसरों की सेवा के लिए बनाए जा रहे हैं चीज़ें, क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम भी तो डिफरेंट डिफरेंट होंगी ना, उसके अकॉर्डिंगली अपनी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करते चले जाते हैं। वो उनकी कोई भी टेक्नोलॉजी इस तरीके से डिज़ाइन नहीं होती कि वो टेक्नोलॉजी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं, जैसे फ़ोन है मान लो हमारे पास, तो हम फ़ोन से आज की डेट में लोग परेशान होने लग गए हैं। मतलब लोगों के सर में दर्द होने लग गए हैं, कई लोगों तो बिना फ़ोन के रह ही नहीं सकते। किसी चीज़ के बिना ना रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो इस तरीके की चीज़ें, किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाना, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, टीवी के बिना नहीं रह सकते, ये टेक्नोलॉजी से डिपेंडेंसी क्रिएट कर देती हैं। जबकि रा और बाकी जितनी भी महासंघ की सभ्यताएं हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज है वो दूसरों को लिबरेट कराने के लिए हैं, आज़ाद कराने के लिए। तो यही दोनों में फ़र्क है, और यही उन्होंने बताया यहाँ पे, लेफ़्ट और राइट ब्रेन थिंकिंग और पॉजिटिव और नेगेटिव का झुकाव। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप सामान्य रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव चुंबकीय ध्रुवीकरण पर विस्तार से बता सकते हैं, और ये कैसे व्यक्तियों और ग्रहों आदि पर लागू होता है? मुझे लगता है कि यहाँ एक संबंध है, लेकिन मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। तो डॉन ने पूछ ही लिया कि आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो मैग्नेटिक ध्रुवीकरण जो आप कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से ये इधर से और उधर झुकाव हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सपैंड कर सकते हो अपनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को मेरे लिए? और ये भी कि ये हम लोगों के ऊपर और हमारे ग्रह के ऊपर कैसे लागू होता है? और वो उन्होंने यहाँ पर बोला भी, मुझे लग रहा है इनके बीच में ना कुछ कोई तो संबंध है, लेकिन उसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। तो रा कहते हैं, यह सही है कि आपके जैसी प्रकृति की इकाइयों और ग्रहों की ऊर्जाओं के बीच एक संबंध है, क्योंकि इसकी सभी सामग्री चुंबकीय क्षेत्र के सक्रिय डायनेमिक तनाव के माध्यम से बनती है। बल की रेखाओं को दोनों मामलों में गुथे हुए बालों के आपस में गुथे हुए चक्करों यानी स्पाइरल्स की तरह, जैसे कि डीएनए से देखा जा सकता है। इस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव घूमकर और आपस में गुथकर लिपटकर व्यक्तियों और ग्रह के ऊर्जा क्षेत्रों में ज्यामितिक यानी ज्योमेट्रिक संबंध बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ये कहा
कि जो इस धरती के ऊपर हमारे लोग हैं, मतलब जैसे हम लोग हैं, और जो हमारी धरती के भी जो ऊर्जा क्षेत्र हैं, कह रहे उनके बीच में संबंध है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बनी होंगी। आपको याद होगा रा ने, अगर आप नोटिस कीजिए, जो चारों प्राइमल फोर्सेस हैं उनके अंदर पहली फोर्स है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जिसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तीसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके अंदर मैग्नेट का फिर हो गया जिक्र, जो कि वेव का मतलब हो गया तरंग। फिर चौथी है रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कांपती हुई वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊर्जा। तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी चारों तरीके की ये ऊर्जाएं हैं जो हम सब, जिससे हम लोग घिरे हुए हैं और जिसके हम लोग बने हुए भी हैं। तो इस वजह से होता क्या है ना, इनके बीच में आपस में हमेशा संबंध रहेगा। और इन्होंने कहा ये जो संबंध होता है ना, बिल्कुल डीएनए के जैसा देखने में होता है। जैसे हम लोग फीमेल्स होती हैं ना, जो लेडीज़ होती हैं, वो अपने बालों की चुटियाँ बनाती हैं। आपने देखा होगा बचपन में मम्मियाँ बना देती थी बच्चों को स्कूल जाने से पहले। खैर आजकल तो ओपन बालों का वो है प्रचलन, हालांकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, कोई कैसा भी रख सकता है। तो चुटिया बनाते थे ना कि ऊपर से घुमाया फिर वो चुटिया घूमती आ रही है। तो अगर आप उस चुटिया को देखेंगे ना गौर से, और आप डीएनए को देखेंगे, तो ऑलमोस्ट दोनों आपको सेम ही मिलेंगे। इनफैक्ट जिसको लोग कुंडलिनी जागरूकता कहते हैं ना, उस कुंडलिनी की भी अगर आप शेप देखोगे तो वो भी बिल्कुल आपको ऐसी मिलेगी। तो इन तीनों का आपस में एक, अब ये रहस्य क्या है ये रा आगे बताएंगे, इसके बारे में भी रा ने आगे काफ़ी बात की है। तो वो कहते हैं कि ये जो स्पाइरल है ना, बिल्कुल इसकी तरीके से देखा जा सकता है कि हमारे अंदर जो ऊर्जाएं चल रही होती हैं वो बिल्कुल इस डीएनए की तरह चल रही होती हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है इंसान की। और हर प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए है वो अलग अलग है। वो अलग अलग इसलिए क्योंकि यूनिकनेस भी तो है, बने आप इन्हीं ऊर्जाओं के हो, इन्हीं ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके आपका शरीर बना हुआ है, सारी चीज़ें बनी हुई है, लेकिन आप एक यूनिक एंटिटी भी तो हो। उस यूनिक एंटिटी के होने के कारण है ना आपका डीएनए अलग हो जाता है दूसरों से। ठीक है, वो होगा वैसे उसके अंदर और डीएनए क्या होता है, अगर आप किसी से भी पूछोगे, डीएनए इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर आपकी सारी की सारी। आप क्या कर रहे हो, क्या किया आपने, किधर गए, कहाँ घूमे, आपका बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीज़ें, बिहेवियरल एनालिसिस आपका डीएनए को लेकर भी किया जा सकता है। साइंस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो इतना इंपॉर्टेंट होता है डीएनए। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि ये एक, आप ऐसे समझ सकते हो, इसके अंदर जो दो लाइनें चल रही होती है ना चुटिया की तरह, एक पॉजिटिव वाली होती है और एक नेगेटिव वाली होती है, जो आपस में गुथ कर लिपट कर एक चुटिया के जैसी बन रही होती हैं, और व्यक्तियों और ग्रहों के ऊर्जा क्षेत्र में एक ज्योमेट्रिक संबंध बनाती हैं, यानी कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स बनाती हैं, जैसे कि ट्रायंगल की शेप हो गई, सर्कल हो गया। इस तरीके की जो ज्योमेट्री होती है ना, इस तरीके की शेप्स बनाती हैं। अब वो किस तरीके की शेप्स होती हैं रा भी आगे बताएंगे। फिर वो आगे कहते हैं नेगेटिव ध्रुव दक्षिणी ध्रुव या निचला ध्रुव है, उत्तर या ऊपरी ध्रुव पॉजिटिव है। ये कुंडलीदार ऊर्जाएं आड़ा तिरछा होकर जहाँ तक एक दूसरे को काटते हैं वहाँ प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऊर्जा केंद्र बनते हैं। आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शरीर के प्रथम ऊर्जा केंद्रों के बारे में तो जानते ही हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव झुकाव के केंद्र जहाँ जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ द्वितीय पॉइंट्स होते हैं, जो आपके कई चक्रों के आसपास घूमते हैं। पीली किरण केंद्र को द्वितीय ऊर्जा केंद्र के रूप में देखा जाता है। वो कोहनी, घुटने और शरीर को घेरे हुए भौतिक वाहन से थोड़ी सी दूरी पर सूक्ष्म शरीर में इकाई के नाभिक क्षेत्र के उन बिंदुओं पर जहां एक हीरे की आकृति बनती है, यानी कि नाभि के चारों तरफ के भाग में देखे जा सकते हैं। संक्षेप में ये हमारे कोहनी, घुटने और नाभि के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस हिस्से को समझने के लिए ना, यहाँ पर हम एक चित्र है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उन्होंने पहली बात कही नेगेटिव ध्रुव दक्षिणी ध्रुव या निचला ध्रुव है, और उत्तर या ऊपरी ध्रुव पॉजिटिव है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, अगर हम इस चित्र के अनुसार देखें, आपको इस चित्र में दिख रहा होगा एक व्यक्ति बैठा है मेडिटेटिव स्टेट के अंदर, और आप देख रहे हैं इसके अंदर, अगर आप गौर करें कि यहाँ पर ना आप देखेंगे कि राइट से ये जो है बड़े बड़े डॉट्स चलती हुई एक ये आ रही है, ठीक है, बिल्कुल कुंडलिनी की तरह चलती हुई आ रही है। और अगर आप इधर से लेफ्ट से देखें, नीचे से ऊपर ये छोटे छोटे डॉट वाली जो है ये ऐसे चल के जा रही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल चुटिया की तरह जा रही है, बिल्कुल एकदम आपके यहाँ पीनियल ग्लैंड की तरफ जा रही है, लेकिन पीनियल ग्लैंड से ऊपर नहीं जा रही है। आप देखिए, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, आपके पीनियल ग्लैंड पे आके रुक गई और ऊपर यहाँ पे आपका सहस्रारा यानी क्राउन चक्र है, ठीक है। अब इसके अंदर रा ये कह रहे हैं
ये जो ऊपर से चलती है ना, ये है नेगेटिव। तो इसमें वो कह रहे हैं ये जो नीचे से चलती है ना, ये है नेगेटिव। यानी अगर आप ये छोटे छोटे डॉट वाली मान लो ना, तो ये छोटे छोटे डॉट वाली है, ये ऐसे नेगेटिव नेगेटिव होती हुई जाती है। ये वाली जो ऊर्जा होगी ये नेगेटिव होगी, और ऊपर से जो उन्होंने बोला जो ऊपर से एंटर करेगी, आपको लगता होगा कि मेडिटेशन में आप ये ऊर्जा पूरी एक साथ खींच वो पुल कर रहे होते हो, ऐसा नहीं होता। दोनों ही तरीके की पुल हो रही होती है। नीचे से ऊर्जा ये ऊपर चल रही होती है नेगेटिव वाली, ऊपर से ये जो राइट वाले जो बड़े वाले डॉट्स हैं ये पॉजिटिव के हैं, ये ऊपर से खींचना शुरू होते हैं। तो दोनों तरफ से ये इस तरीके से चलना शुरू होते हैं और नीचे से ये वाले चलने शुरू होते हैं, तब जाके ये सर्किट बन रहा होता है। ये अपने आप में एक सर्किट दर्शा रहा है अगर आप इसे गौर करें तो। फिर वो आगे कहते हैं ये कुंडलीदार ऊर्जाएं आड़ा तिरछा होकर जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऊर्जा केंद्र बनते हैं। आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शरीर के प्रथम ऊर्जा केंद्रों के बारे में तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जिनके बारे में आप पहले बात कर चुके हैं, उन्होंने कहा इन एनर्जी सेंटर्स, केवल इन एनर्जी सेंटर्स के बारे में बात नहीं कर रहे रहा यहाँ पे राह बात कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक इमेज इस्तेमाल की थी, एक व्यक्ति बैठा है, उसके आसपास उसके जो बाकी के सूक्ष्म शरीर भी बन रहे हैं अलग अलग तरीके के, 7 रंग के जो उन्होंने बताए थे, उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। ये चक्रास उनके अंदर भी होते हैं, केवल आपके शरीर के अंदर चक्रास नहीं है, ये उनके अंदर भी होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से भी देखो, शारीरिक देखो और मानसिक रूप से भी देखो, तुम दिमाग के लेवल पे भी देखो, तो ये चक्रास हर जगह होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा आपने इनके पहले, दूसरे और तीसरे का तो देखा ही होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मूलधारा, स्वादिष्ठान और मणिपुरा। तो यानी रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर चक्रा, इन तीनों के बारे में वो अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। इसको समझने के लिए अभी हम इसको नॉर्मली लेके चलते हैं, सूक्ष्म शरीर पर अभी नहीं जा रहे हैं। जैसे जैसे राह बताएंगे उसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो फिर वो इसमें आगे कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव झुकाव के केंद्र जहाँ जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ द्वितीय पॉइंट्स होते हैं जो आपके कई चक्रों के आसपास घूमते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कई चक्र कहे हैं, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। फिर उन्होंने कहा पीली किरण केंद्र को द्वितीय ऊर्जा केंद्रों के रूप में देखा जाता है। वो कोहनी, घुटने और शरीर को घेरे हुए भौतिक वाहन से थोड़ी सी दूरी पर सूक्ष्म शरीर में इकाई के नाभिक क्षेत्र के उन बिंदुओं पर जहाँ एक हीरे की आकृति बनती है, यानी कि नाभि के चारों तरफ के भाग में देखे जा सकते हैं। संक्षेप में ये हमारे कोहनी, घुटने और नाभि के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो राह ने कहा ना, इससे समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा 3 ऊर्जा केंद्र नीचे से लेते हैं। पहला ये हो गया हमारा मूलधारा, स्वादिष्ठान हो गया, मणिपुरा हो गया, ठीक है, यानी सोलर प्लेक्सस। यहाँ पे उन्होंने कहा इसके भी जो चक्रास होंगे ना, इन सबके भी और मल्टीपल चक्रास होंगे। ऐसा नहीं है केवल ये ही चक्रास होंगे, इनके भी मल्टीपल चक्रास होंगे। तो इस वाले का उन्होंने एग्जाम्पल लेके दिया मणिपुरा का। उन्होंने कहा इसके जो फर्दर चक्रास होंगे वो आपकी सूक्ष्म बॉडी के अंदर होंगे, यानी वो जो बाहर से जो बॉडीज बनती है ना कलरफुल वाली, उसके अंदर होंगे, सूक्ष्म बॉडी के अंदर। इसके जो होंगे वो यहाँ पे आपके इधर कोहनी, अगर हम यहाँ पे इनकी कोहनी की बात करें ना, तो एक चक्रा इधर जाएगा, इस इधर से अटैच होगा एक मतलब लाइन से जो कि इनविजिबल है, और एक कोहनी की तरफ इधर, एक कोहनी की तरफ इधर, ठीक है। और यहीं से वो उन्होंने कहा एक नाभि की तरफ है, नाभि से, अभी ये सारी चीज़ें नाभि से ही हो रही हैं। यहाँ से इधर गया कोहनी पे, यहाँ से इधर गया कोहनी पे, एक इनविजिबल लाइन से वो दोनों कनेक्टेड है। फिर उन्होंने कहा घुटने तक, फिर यहाँ से लेके एक इधर घुटने पे होगा एक चक्र, एक इधर होगा घुटने पे चक्र। तो आप ऐसे सोच लीजिए जैसा ये डॉट यहाँ पर है, एक डॉट हमने यहाँ प्लेस कर दिया, एक डॉट हमने यहाँ पे इस कोहनी पे कर दिया, एक इस घुटने पे कर दिया, एक इस घुटने पे कर दिया। अब ये अपने आप में एक, अगर आप गौर करें, अगर आप इमेजिन कर सकें, तो इसके अंदर ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड है। ये चीज़ उन्होंने बोली, ठीक है। इसके अंदर फिर वो आगे कहते हैं संक्षेप में कोहनी, घुटने और नाभि के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा बाकी ये एंड में आके जो इनका गठजोड़ बनेगा वो आपकी नाभि पे बनेगा। अब इसके अंदर जो इसका जो असली इस्तेमाल होगा ना दोस्तों, ये समझने के लिए कि एक्चुअली में कुंडलिनी काम कैसे करती है ना, वो आपको अब आगे राह इस पार्ट में बताएंगे। अभी आप फिलहाल ये सोच के चलिए कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इस कोहनी पे, यहाँ से इधर घुटने पे और यहाँ से इधर घुटने पे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, राह क्या कहते हैं। फिर आगे राह कहते हैं कोई भी इन द्वितीय केंद्रों के हर ऊर्जा केंद्र की जांच कर सकता है। आपके कुछ लोग इन ऊर्जा केंद्रों के साथ काम करते हैं और आप इसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए
कि ऊर्जा केंद्रों के सटीक स्थान में अक्सर अनियमितता होती है, जिसकी वजह से इस अभ्यास की वैज्ञानिक सटीकता सवालों के घेरे में रहती है। जैसे कि अधिकतर वैज्ञानिक सटीकता को ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो यह समझने में विफल रहते हैं कि प्रत्येक रचना के अनोखे गुण होते हैं, सब लोग अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके ऊर्जा केंद्र है ना, ये होते हैं जिन्हें आप द्वितीय ऊर्जा केंद्र कह सकते हो, लेकिन आप इन्हें जांच भी कर सकते हो। यानी वो ये कह रहे हैं प्राइमरी ऊर्जा केंद्र तो आपका ये हो गया, सेकेंडरी आपके ये हो गए, ये जो चार इसके साथ अटैच है ये आपके हो गए चारों अटैच। ठीक, अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपके यहाँ पे कुछ लोग एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग अपना इलाज कराते हैं एक्यूपंक्चर से। तो वो एक्यूपंक्चर वाले के पास जाते हैं, वो एक पिन जैसी होती है, वो चुभाता है उस जगह पर जहाँ से, ताकि वो आपके एनर्जी सेंटर्स खोल सके। लेकिन इसमें राव ने एक चीज़ कही कि इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सटीकता बतानी मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ना वो बिल्कुल अलग है। अगर आप वैज्ञानिकों को देखोगे ना, तो वैज्ञानिक भी क्या ढूंढ रहे होते हैं, सटीकता ढूंढ रहे होते हैं कि हम एग्जैक्ट चीज़ जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ है तो कहाँ पर है और कैसी है। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग होने के कारण ना ये सटीकता ढूंढने का प्रयास करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी, और वो इसमें विफल भी रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब या कह लो अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन एक्यूपंक्चर से वो ठीक नहीं हो पाते। वो इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो अलग हैं, हर व्यक्ति अलग है, सबके गुण अलग हैं। और आप लोग यकीन मानिए दोस्तों, हमने आपको शायद पहले भी बताया था कि कन्फेडरेशन के जो मेंबर्स हैं ना, जो महासंघ के लोग हैं, उसमें एक मास्टर हीलर रेस भी है जो इन ऊर्जा केंद्रों को बहुत अच्छे से जानती हैं, बहुत अच्छे से। प्रत्येक व्यक्ति अलग भी होगा ना तब भी जानते हैं वो। उनको जहाँ जिसका जो ऊर्जा केंद्र खोलना होगा ना उसका वही खोलेंगे, और वो ही ऊर्जा केंद्र खुलेगा जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम शरीर के अंदर है ना, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो या उससे भी भयानक कोई बीमारी क्यों ना हो, उसी को ही खोलेंगे वो। आपको हमने शायद एक बार पहले भी उदाहरण दिया था, एक बहरा व्यक्ति था, उसके साथ कन्फेडरेशन का महासंघ का एक वो हुआ था, कांटेक्ट हुआ था। रात में वो बेचारा व्यक्ति, मतलब वो अपना छोटा सा क्राफ्ट लेके उसके रूम के बाहर आ गए और उसमें से टेलीपैथी से उनकी बात हुई। और उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो बचपन से बहरा था, तो उसने पूछा कि क्या आप मेरे कान का इलाज कर सकते हो। और बूढ़ा व्यक्ति है, बिल्कुल बूढ़ा, अपनी बूढ़ी एज में वो। तो वो कहा कि हम मेरा इलाज कर सकते हो आप। तो उन्होंने कहा हाँ हम देखते हैं। ऐसे करके उसको कहा कि अभी आप चाहें तो सो सकते हैं। वो व्यक्ति सो गया। फिर उन्होंने रात में आराम से उसके शरीर का होलोग्राम बाहर निकाला। ये टेक्निक इसी तरीके से काम करती है। पहले उसके शरीर का होलोग्राम बाहर निकाला, उस होलोग्राम के अंदर ये देखा कि इसका कौन सा ऊर्जा क्षेत्र है जिसके अंदर प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के अंदर जहाँ पर मान लीजिए कान का वो वाला हिस्सा जहाँ पे वो ऊर्जा रुक रही है, यानी प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रही है, वहाँ का वो ऊर्जा केंद्र खोला और उस होलोग्राम को वापस उसकी बॉडी के अंदर बैठा दिया। और उसके बाद जब वो अगले दिन वो व्यक्ति उठा तो केवल वो अपनी, मतलब सबकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, वो दूर दूर की आवाज़ें भी सुन पा रहा था, क्योंकि प्रॉपरली उसके एनर्जी सेंटर्स खुल चुके थे। और ये चीज़ महासंघ के लोगों को बहुत अच्छे से आती है। बहुत लोगों को वर्ल्ड में इसके एक्सपीरियंसेस हुए हैं। यदि आपके भी कभी हो तो इस तरीके के हो सकते हैं, आप कभी एक्सपेडिशंस पे जाएं तो आपके भी हो सकते हैं इस तरीके के। लेकिन यहाँ पर वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना उसको समझते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये कहा, ये जो आपके सेकेंडरी बनेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ से एक इधर गया आपका कोहनी पे, एक इधर गया कोहनी पे, एक इधर गया घुटने पे इधर, और एक गया इधर। लेकिन घुटने पे इधर ही है या घुटने में इधर है नीचे, या इससे नीचे की तरफ है, या इधर से ऊपर की तरफ है, ये आपको तो नहीं पता चल सकता ना। इसकी सटीकता तो बतानी मुश्किल है ना। इसलिए आप एक्यूपंक्चर वालों को भी देखोगे तो वो चेक करते हैं कि कहाँ पर एग्जैक्टली, एक जगह पे नहीं, वो पहले सुई चुभाएंगे, यहाँ पे हो रहा है दर्द, यहाँ पे हो रहा है दर्द, यहाँ पे हो रहा है दर्द। ऐसे कर करके उसके अकॉर्डिंगली भी वो भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो एग्जैक्ट उस पॉइंट के एनर्जी सेंटर को खोलेंगे ना, तभी भी वो ऊर्जा का प्रवाह होगा और तभी आपका चक्रा ये बैलेंस हो पाएगा, तभी आपकी बॉडी बैलेंस हो पाएगी, तभी वो तबीयत भी ठीक हो पाएगी। फिर वो कहते हैं, यदि इन ऊर्जा केंद्र के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में समझना है तो आप कल्पना करें कि निचला या नेगेटिव ध्रुव ब्रह्मांड से यूनिवर्सल ऊर्जा को अपने अंदर खींचता है। वहाँ से वो ऊर्जा ऊपर की ओर चलती है और अंदर से नीचे की ओर आने वाली पॉजिटिव कुंडलीदार ऊर्जा के साथ मिलती है और प्रतिक्रिया करती है। किसी भी इकाई के चक्रों की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए उन स्थान चक्रों को देखा जाता है
जहाँ ये दक्षिणी ध्रुव की बाहरी ऊर्जा आंतरिक कुंडलीदार पॉजिटिव ऊर्जा से मिलते हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स से, यानी जो हमारा, आपको याद है ना, वो जो हमारा गैलेक्टिक सेंटर है, यानी कि हमारी आकाशगंगा के जो सेंटर से जो चलती है हमारे सूरज की तरफ, सूरज से होती हुई जो हमारी तरफ आती है, वो सारी ऊर्जाएं, जो ये वाला है ना, ये डॉट डॉट छोटे वाले, छोटे 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 वाले हैं, इनके द्वारा नीचे से एंटर करेगी। जब आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर बैठे हो रहे होते हो, आपकी बॉडी के अंदर ये काम हो रहा होता है, कह रहे वो नीचे से एंटर करेगी, ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगी। और एक पॉजिटिव ऊर्जा जो आपके अंदर ऑलरेडी है, ये पॉजिटिव चार्ज आप जब पैदा होते हो आपके अंदर ऑलरेडी होता है, ये ऊपर से चलना शुरू करेगा आपके अंदर। और जहाँ जहाँ ये काटते जाएंगे ना अपने आप को, वो कह रहे वहाँ के जो, जहाँ ये कटते हैं ना, वहाँ के ऊर्जा के जो कटाव होते हैं, या एक देखते हैं रा, जो कह रहे हैं रा के एग्जैक्ट वर्ड्स देखते हैं, कहते हैं कि रा कहते हैं किसी भी इकाई के चक्रों की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए उन स्थान चक्रों को देखा जाता है जहां ये दक्षिणी ध्रुव की बाहरी ऊर्जा आंतरिक कुंडलीदार पॉजिटिव ऊर्जा से मिलते हैं। तो वो ये कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति का स्तर, कि भाई वो अगली घनत्वता में जाने लायक है, उसका संतुलन है या नहीं है, ये कहाँ कहाँ कट मारेंगी ना एक दूसरे को, उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि जब मैं मेडिटेशन करता हूँगा तो क्या ये ऊर्जा मेरे चक्रों के अंदर से ऐसे होती हुई जा रही होती है, ऐसी होती हुई जा रही होगी कि नीचे से ऐसे छोटे छोटे ये पॉजिटिव वाली मतलब जो गैलेक्टिक सेंटर से आ रही है नेगेटिव ऊर्जा, ये यहाँ से जाएगी, फिर ऊपर से घूम के ये पॉजिटिव वाली जो है ये इस तरीके से आएगी, और ये बिल्कुल मेरे सेंटर्स के बीच में से होती हुई आ रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी देखना रहा जो आगे बताते हैं। लेकिन हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज़ है राज ने जो बोली कि भाई ये आपस में एक दूसरे को जहाँ काटती है ना, वहाँ के ऊर्जा सेंटर्स को देखा जाता है कि ये वहाँ पे क्या गतिविधि चल रही है, उससे आपका संतुलन या आपका असंतुलन, ये दोनों चीज़ें पता चल सकती हैं। और ये रा बड़े अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि उनको संतुलन या असंतुलन आपके सहस्त्र रारा यहाँ पे क्राउन चक्रा में दिख रहा होता है कि अच्छा ये कितने पहुँचे, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पे अगर आपका बैलेंस हो गया ना, यहाँ रेनबो बन जाएगा, ये रेनबो कलर का हो जाएगा। और जिस दिन ये रेनबो बन गया ना आपके सर के ऊपर, आपको अपने इसका अगर आपको पता करना है ना, तो आपके सर के पीछे से ना आपको बड़ी तेज़ी से ऐसा लगेगा जैसे कोई, मतलब सर के ऊपर और सर के पीछे की तरफ से आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बड़ी टिंगलिंग टिंगलिंग सेंसेशंस आ रही हो, ठीक है, और बड़ी तेज़ी से ऊर्जा आ रही हो। इससे थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आप उस क्या कहते हैं बैलेंस की तरफ, उस संतुलन की तरफ जा रहे हैं। खैर आगे देखते हैं। फिर वो आगे कहते हैं जैसे जैसे एक इकाई अधिक ध्रुवीकृत होती जाती है, यह स्थान ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। इस घटना को आपके लोगों ने कुंडलिनी कहा है। हालांकि इसे ब्रह्मांड की ऊर्जा और अंदर की कंपनता की समझदारी के मिलने के स्थान के रूप में समझना बेहतर है। इस स्थान के ऊपर बढ़ने की कोशिश चुंबकत्व के आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझे बिना, जिस पर यह निर्भर करता है, महान असंतुलन को आमंत्रित करने जैसा है। तो वो कह रहे हैं कि जब तक आपको ये नहीं पता है कि आप एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो, मतलब जब आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपको ये चीज़ें नहीं पता कि मेरे अंदर ये चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि आप विजुअलाइजेशन भी तो उस तरीके से नहीं कर पाओगे ना कि मेरे अंदर इस तरीके से चल रही हैं चीज़ें, तो उस तरीके से भी करना। फिर इससे करने से ना दोस्तों आप विजुअलाइजेशन अपने अंदर अच्छे से कर सकते हो, जिस तरीके से राज ने इसमें समझाया है ना। और आप इसको करके देखना, अगर आपको लगे कुछ फ़र्क तो अच्छा ही है, हम तो कोशिश कर सकते हैं। मतलब राह ने जिस तरीके से बताया है अच्छा है तरीका वैसे तो उन्होंने कहा है कि ये जब जैसे जैसे ये कोई इकाई ध्रुवीकृत होती जाती है, ध्रुवीकृत होने का मतलब है या तो पॉजिटिव झुकाव या नेगेटिव झुकाव, ये जैसे जैसे होता जाएगा ना, ये स्थान ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। यानी राह ने पता है क्या कहा यहाँ पे, ये जो हमारे चक्रास है ना, ये इनके अंदर से होती हुई नहीं जा रही हैं। जो असंतुलित व्यक्ति होगा ना, ये उसके अंदर यहाँ कहीं नीचे होंगी, मतलब घुसेंगी नीचे से यहाँ से ऐसे, लेकिन यहीं से पहले से ही कट लग रहे होंगे, इधर से मेन जो चक्रास है उनकी तरफ नहीं जा रही हैं, ये पहले से ही कट रही हैं आपस में, और फिर यहीं कहीं बीच में से कटते 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 ऐसे जा रही हैं। इसका मतलब राने का है जैसे जैसे कोई व्यक्ति अपना झुकाव बनाता जाएगा ना, तो होता क्या है, जो आप कहते हो ना चक्रास घूमते हैं, तो अब आपको वो समझ में आएगा कि मान लीजिए यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए ये आपका ये है, ये मणिपुरा, यहाँ से इधर एक गया था, यहाँ से मतलब एक इधर कोहनी पे, एक इधर कोहनी पे गया था, एक इधर आपके इधर घुटने पे गया था, एक इधर घुटने पे, तो पता ही क्या बन जाता है, ये बन जाता है अपने आप में एक ऐसी चूड़ी जो कि एक स्क्रू होता है ना, स्क्रू, उसकी तरह टाइट होनी शुरू होती है ये।
तो यानी ये जो ऊर्जा चल रही है ना नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ये यहाँ कहीं अगर बीच में असंतुलित होगी ना, तो ये जब घूमना शुरू करते हैं चूड़ी की तरह इसको टाइट करना शुरू करते हैं आपके अंदर, ये चक्र घूमना शुरू करेंगे। जितनी तेजी से ये घूमते जाएंगे तो आपको यहाँ से नीचे से ये उठ के अपने असली जगह पर लेके जानी होती है और वहाँ इसको ठहराव करना पड़ता है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें कि ये चूड़ी अब घूमनी शुरू की, मतलब यहाँ पे जो आपका चक्र है ना, यहाँ से इधर से आपके कोनी के इधर लेके अभी घूमे जा रही, गोल 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 घूम रही है, आप मेडिटेट कर रहे हो, घूमना शुरू किया है इसने। लेकिन ये जो आपका एक्चुअल कट है ना, ये जो ऊपर से ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो कट लग रहा है इस ग्रीन वाले चक्र के पीछे की तरफ, ये ऊपर नहीं है, ये नीचे है। यहाँ पे आप ऐसे सोच के चलिए, ये सारे जितने भी है ना अपनी जगह से असंतुलित है। एक असंतुलित व्यक्ति के अंदर ऐसे ही होते हैं ये असंतुलित है। जैसे ये चक्र घूमना शुरू करेगा ये चूड़ी टाइट होनी शुरू होगी, ये चूड़ी टाइट होनी शुरू होगी, ऊपर से ऊर्जा नीचे की तरफ इधर से आ रही हो, मत सॉरी, ये लेफ्ट वाली ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही होगी, ऊपर वाली जो पॉजिटिव वाली वो नीचे आ रही होगी, और ये धीरे 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 खिंचाव होता है, खिंचाव होगा, खिंचाव होके अगर यहाँ पे कहीं असंतुलित है वो तो खिंचना शुरू करेगा करेगा करेगा, मेडिटेट करके ये आया और हार्ट चक्र के अंदर आके एकदम से सेटल हो गया। और जैसे ही वो यहाँ पर सेटल होगा एकदम से उसका संतुलन परफेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही उसका संतुलन परफेक्ट होगा यहाँ पे टिंग करके एक आवाज़ होगी और सहस्रारा में रा और जितनी भी महासंघ के जितने भी लोग हैं सबको पता चल जाएगा हाँ इसका संतुलन आ गया है, अब ये कटाई योग्य हो चुका है। इस तरीके से संतुलन बनाया जाता है। और ये जो संतुलन है ना ये दोनों चीज़ों को मिला के बनता है, एक तो आपकी मेडिटेशन और दूसरा एक झुकाव पैदा करना, या तो दूसरों की सेवा का या खुद की सेवा का। ये ही सारी चीज़ें जो है खुद की सेवा वाले काले जादू से करते हैं, और जो दूसरों की सेवा वाले हैं वो जिनको वाइट मैजिशियन बोला जाता है वो मेडिटेशन से करते हैं। जितने भी हमारे असेंडेड मास्टर्स आए ना उन्होंने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, और इसी तरीके से इस चूड़ी को घुमाना शुरू करते हैं वो अपने अंदर, और नीचे से उठा के टंग करके एकदम से यहाँ पे ले जाके हार्ट चक्र में रखा और आ गया संतुलन। और एक बार उनको संतुलन आया नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से भी उठ के ये जाएगी और सीधा यहाँ आपका अंज चक्र जो है, ब्राउन चक्र, यहाँ ब्रो चक्र लिखा हुआ है यहाँ पे, हालांकि इसको कुंडलिनी वाला जो आपका इंडिगो पिनियल ग्लैंड बोलते हैं, जैसे ही यहाँ से उठ के यहाँ टंग करके इसके अंदर जाके लगा ना उसी वक्त आपकी कुंडलिनी जागरूक होगी, और जैसे ही वो जागरूक होगी आपका हो गया वो डायरेक्ट कनेक्शन इन्फिनिट क्रिएटर यानी इस अनंत रचयिता की सारी फील्ड से। और जैसे ही वो फील्ड से होता है तो जैसे अभी राह ने पहले बताया उस तरीके का ऑर्गेज़मिक आनंद आना शुरू हो जाता है मन में, यानी इधर दिमाग के अंदर, और वास्तविकता में भी कई लोगों को हो जाता है ये, वास्तविकता में शारीरिक रूप से भी हो जाता है ये। तो जैसे ये होता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि अब मेरा उस अनंत रचयिता से पूरा संपर्क बन चुका है, अब मैं जो इन्फॉर्मेशन चाहूँ वो इन्फॉर्मेशन चैनल कर सकता हूँ। और ऐसे ही चैनलर्स जितने भी होते हैं, जो अच्छे चैनलर्स होते हैं ना, वो इसी से ही अपनी चैनलिंग करते हैं, और वो सारी इन्फॉर्मेशन क्रिएटर की इन्हीं फील्ड्स के द्वारा यहाँ से सहस्रारा से होते हुए, इधर से पीनियल ग्लैंड से होते हुए, और फिर थ्रोट चक्रा के द्वारा वो दूसरों को दे रहे होते हैं, यानी मुंह से बोल के या लिख के, जैसे भी उनकी इच्छा हो। परंतु दोस्तों इसमें देखो उन्होंने एक चीज़ और बहुत अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट कही है कि इस स्थान को ऊपर बढ़ाने की कोशिश इस मैग्नेटिक तरीके को, यानी कि अगर आप जैसे लोग कोशिश करते हैं ना कि कुंडलिनी को ऊपर बढ़ाएं, जब तक आपको इसका ये मैग्नेटिक तरीका नहीं पता होगा ना, जैसे अभी राह ने समझाया, और इसके सिद्धांतों को अगर आप नहीं समझोगे ना, तो जिसके ऊपर ये निर्भर करता है कि मतलब आपकी ये प्रॉपरली ऊपर जाए, क्योंकि एक ऊर्जा ऊपर से आ रही है और एक ऊर्जा नीचे से जा रही है। अगर आपको इसके सिद्धांत समझ नहीं आए ना और फिर अगर आपने इसको किया तो फिर ये आपके अंदर महान असंतुलन भी ला सकता है, जिसकी वजह से आपने सुना भी होगा कई लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया भी हो जाता है। वो स्किज़ोफ्रेनिया होने का कारण ही यही है कि उनके अंदर ये असंतुलन आ गया, यानी कि ये जिस तरीके से जानी चाहिए थी ना ये प्रॉपरली अपनी प्लेसमेंट में हुई नहीं। जिन जिन चक्रास के अंदर ये जाके प्लेस होनी चाहिए थी ना उस जगह पर जाके इसकी प्लेसमेंट नहीं हुई। इस वजह से कुछ लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन उनको अगर हो भी जाए ना, उनको फिर और कंटिन्यूसली मेडिटेट करके अपने संतुलन को वापस लाना होता है। उस मेडिटेट करने से उनका संतुलन वापस आ भी जाता है, इसलिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस कार्य को जब भी कर रहे कोई व्यक्ति तो उसे ध्यान से ही करना चाहिए, और ये प्रत्येक व्यक्ति को खुद करना होता है अपने ऊपर। तो वी होप दोस्तों कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ये सत्र काफ़ी लंबा है और इसमें काफ़ी जटिल जानकारियाँ हैं, तो इस सत्र को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम
उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वसु। धन्यवाद।